नमस्ते बच्चों। हम हमारे जो राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक जो लगी हुई है कक्षा 12 में भूगोल, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उस पुस्तक को हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने जो है 3 अध्याय पूर्ण कर लिए और चौथा अध्याय जो है हमने पिछले वीडियो से शुरू किया था। और उसके अंदर हमने देखा कि जनसंख्या जो संगठन है या जनसंख्या का जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, वो किस प्रकार का है और इसके अंदर किन किन पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। इसको अध्ययन करने के बाद हमने इसके जो घटक हैं या इसके जो पहलू हैं उन चारों पहलुओं को स्लाइड्स के माध्यम से समझा था। और उसके बाद जो पहला जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा आयु संरचना, और हम आयु संरचना को पढ़ रहे थे और हमें इसमें पता चला कि जो आयु संरचना है इसको कितने वर्गों के अंदर विभाजित किया है, 3 वर्गों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। पहला जो वर्ग है वो बाल वर्ग या आश्रित वर्ग हो गया, दूसरा जो वर्ग है वो कार्यशील जनसंख्या का या प्रौढ़ जनसंख्या का हो गया, और तीसरा जो वर्ग था 65 वर्ष से अधिक वो वृद्ध जनसंख्या का हो गया। और इसे हम अध्ययन जब कर रहे थे उसके बाद हमें पता चला कि कौन कौन से जो देश हैं वो इस क्षेत्र के अंदर या इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए लिंगानुपात आज हमें पढ़ना था, और लिंगानुपात पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिंगानुपात होता क्या है और इसे क्यों ज्ञात किया जाता है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जनसंख्या में लिंगानुपात पुरुष व स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है कि कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, इनके बीच के अंदर संतुलन है या नहीं है। असंतुलन की स्थिति है तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है या महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और अगर महिलाओं की या पुरुषों की संख्या ज्यादा है तो किसके मुकाबले कितनी है। इन सब को ज्ञात किसके माध्यम से करते हैं, हम लिंगानुपात के माध्यम से इन सब का पता लगाते हैं। अब देखिए, लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए प्रति 1000 स्त्री अथवा पुरुष के ऊपर पुरुष अथवा स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। कि इसको ज्ञात करने के जो सूत्र है वो निम्न है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। इस पे 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कितनी हैं वो क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। अब लिंगानुपात जो है किसी देश के अंदर हो सकता है कि पुरुषों की संख्या ज्यादा हो और किसी देश में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो। जहां पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है वहां तो महिलाओं का पुरुषों के ऊपर महिलाओं का लिंगानुपात निकाला जाता है, और जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां महिलाओं के ऊपर पुरुषों का लिंगानुपात निकाला जाता है। देखिए, लिंगानुपात जब हम निकालते हैं पुरुषों का, अगर हमें लिंगानुपात निकालना है स्त्रियों का पुरुषों की संख्या पे, तो किस प्रकार निकालेंगे, ये देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है उसके अंदर महिलाओं की संख्या का भाग देना पड़ेगा और 1000 से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है सूत्र के बारे में, सूत्र को थोड़ा सा जो है आप ध्यान से पढ़ें, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे पुरुषों की संख्या जो है वो कम है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकालने के लिए सूत्र इसके अंदर इसका विपरीत हो जाएगा। स्त्रियों की संख्या जो है उसके अंदर पुरुषों की संख्या का भाग लगाएंगे और 1000 से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद देखिए, विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर पाया जाता है। गांवों के अंदर लिंगानुपात और शहरों के अंदर जो लिंगानुपात है उसके अंदर क्या पाया जाता है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। हो सकता है गांवों के अंदर लिंगानुपात ज्यादा हो और ये भी हो सकता है कि नगरों के अंदर लिंगानुपात ज्यादा हो। महिलाओं की संख्या गांव में अगर ज्यादा है तो वहां के प्रभाव के लिए, और शहर में है तो इन सबका भी क्या होता है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल अलग है। एशिया महाद्वीप के अंदर जो देश आते हैं वहां का लिंगानुपात किसके मुकाबले, संयुक्त राज्य अमेरिका, और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं
यहाँ के लिंगानुपात से बिल्कुल अलग है। कहाँ का? एशिया का। ठीक है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों से अधिक पाई जाती है। जो पश्चिमी देश हैं जितने भी, वहां पर ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहां का ग्रामीण जो अंचल है, वहां पे क्या है, वहां पे जो स्त्रियां हैं उनकी संख्या कम और पुरुषों की संख्या क्या है? अधिक पाई जाती है। जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पुरुष ज्यादा है और नगरों के अंदर महिलाएं ज्यादा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रसार करना। ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर महिलाएं कम हैं और शहर में ज्यादा है, लेकिन गांव की जो महिलाएं हैं वो रोजगार प्राप्त करने के लिए कहां चली गई? शहर चली गई। तो इससे क्या हुआ? गांव का जो लिंगानुपात है वो तो क्या हो गया? कम हो गया और शहर का लिंगानुपात जो क्या हो गया? बढ़ गया। सन 1980 में विश्व में औसत रूप से प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 993 स्त्रियां थी। मतलब संपूर्ण विश्व का अगर औसत निकालें तो 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 993, यानी कि 7 कम थी। क्या थी? 7 कम थी। लेकिन वही 2015 के अंदर ये लिंगानुपात क्या हो गया? 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो अनुपात है वो घट के 983 हो गया। कुछ बुक्स में 985 भी दे रखा है, 983 हो गया। यानी कि 17 महिलाएं क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। इस वर्ष के मुकाबले 2015 के अंदर 1980 के मुकाबले तो कितनी हो गई और 2015 के अंदर कितनी हुई? तो 1980 के मुकाबले तो पहले 1980 में 7 कम थी और 2015 के अंदर कितनी हो गई? 17 कम हो गई। इसके मुकाबले कितनी कम होगी? 10। ठीक है। 7 तो पहले कम थी और 17 हो गई। दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 10। मतलब इस समय अंतराल के अंदर इन जो 35 वर्षों का समय है 1980 से लेकर 2015 के बीच का, इसके अंदर महिलाओं की जो संख्या है या लिंगानुपात उसमें कितनी कमी आई? 10 की। ठीक है। और कितना हो गया? 17 कम हो गई। मतलब 983 हो गई। पहले कितनी थी? 993 थी। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर भी इस औसत में कई गुना भिन्नता दिखाई देती है। ये तो वैश्विक स्तर पर हो गया, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भी क्या है? इसके अंदर कई प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती है। किस प्रकार से? देखिए, विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है और कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या अधिक है। हम जो है इसको 4 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। कौन कौन से भाग हैं और किस किस प्रकार की वहां पर जनसंख्या है, एक बार उसको देखिए। लिंगानुपात की इस भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। 4 इसके डिवीजन बना दिए। किसके आधार पर? लिंगानुपात के आधार पर। अब कौन कौन से हैं? जो पहला डिवीजन है उसमें है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अब ऐसे देश कौन कौन से? अच्छा, वहां का लिंगानुपात कितना है? 1050 से अधिक महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों के ऊपर 1050 से भी अधिक महिलाएं हैं, तो वो वहां का क्या हो गया? लिंगानुपात हो गया। अब ऐसे देश कौन कौन से हैं? ऐसे देशों के अंदर यूरोपीय देश आते हैं, तो दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, कनाडा आता है और दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग इस क्षेत्र के अंदर क्या है? सम्मिलित किया जाता है, जहां पर महिलाओं का जो औसत है या महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1050 से अधिक है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर वाला है उसमें स्त्री अधिकता वाले देश। अब स्त्री अधिकता वाले देश कौन से आ गए? तो अत्यधिकता वाले आ गए या अधिकता वाले आ गए। अब अधिकता के अंदर क्या होगा? 1050 से लेकर 1000 के बीच में स्त्रियों की संख्या है 1000 पुरुषों के ऊपर। अब ऐसे देश कौन कौन से हैं? यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार और दक्षिणी अफ्रीका। म्यांमार तो हमारा पड़ोसी देश भी है भारत का। तो यहाँ पर भी जो स्त्रियों की संख्या है किस प्रकार की है? अधिकता वाले देश हैं। 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 से लेके 1050 तक महिलाओं की जो है संख्या यहाँ पर औसत संख्या है। इसके बाद जो तीसरा है जिसको हमने विभाजन किया, तीसरा भाग, तो वो है पुरुष अधिकता वाले देश, जहां पर महिलाओं के अनुपात के अंदर पुरुषों की संख्या जो है अधिक है। तो यहाँ का लिंगानुपात कितना होगा? अब इतनी देर तो हम यहाँ 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या देख रहे थे। अब हम इनके अंदर क्या देखेंगे? 1000 महिलाओं के ऊपर पुरुषों की 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं
महिलाओं की संख्या देखेंगे। तो देखिए अधिक पुरुष वाले हैं, पुरुष अधिकता वाले देश, तो यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पर 1000 से लेकर 950 तक है। कितनी है? 1000 से लेकर 950 तक है, मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो संख्या है वो 50 तक कम है। अब इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, चीन है, कोरिया है, मैक्सिको है, ब्राजील है, ईरान है और क्यूबा है। ठीक है, पूछ ले जाते हैं कई बार इनके उदाहरण, आप इनको क्या करें, ध्यान में रखें। ठीक है, और सबसे बाद में जो है उसमें क्या आता है, अत्यधिक पुरुष वाले अधिकता, जहां पर पुरुषों की अधिकता बहुत ज्यादा है, महिलाओं का अनुपात जो है वो बहुत ही कम है। इसके अंदर लिंगानुपात कितना होगा? 950 से भी कम। और इसका एकमात्र उदाहरण क्या है? हमारा भारत देश। ठीक है, स्पष्ट हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए जनसंख्या संगठन क्या है। अब तक हमने आयु संरचना और लिंगानुपात पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संगठन, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कितनी संख्या निवास करती है और शहरी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। और देखिए जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा या उसका अध्ययन किया जाता है। किसका? नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात का, कि नगरों के अंदर जनसंख्या ज्यादा है या गांवों के अंदर जनसंख्या ज्यादा है, शहरीकरण कितना है, इन सब का अध्ययन इसमें किससे किया जाता है? जनसंख्या संगठन के माध्यम से किया जाता है। देखिए गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है वो कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। जो जनसंख्या गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निवास करती है और जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि करना या प्राकृतिक क्रियाकलाप, जैसे वनों से जो है आखेट करना हो गया, वनों से कुछ चीजों का संग्रहण करना हो गया, वनोत्पाद का संग्रहण करना हो गया, लकड़ी काटना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, ये सब कार्य किसमें किए जाते हैं? प्राकृतिक क्रियाकलाप के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और ऐसी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद नगरों में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है वो गैर कृषि कार्य, ठीक है, जिन कार्यों के अंदर कृषि का कोई संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से तो होगा क्योंकि जितने भी निर्माण उद्योग आएंगे उसके अंदर कच्चा माल जो है वो कृषि कार्यों से या प्राथमिक क्षेत्र से या आर्थिक जो प्राकृतिक क्रियाकलाप है इससे संबंधित होते हैं। तो इसके अंदर कौन से आ गए? उद्योग आ गए और अन्य प्रकार की सेवाएं हो गई, वो संलग्न हो गई। प्रशासनिक सेवाएं हो सकती है, चिकित्सा सेवाएं हो सकती है, या अध्ययन अध्यापन का कार्य हो सकता है, किसी प्रकार के प्रबंधन का मैनेजमेंट का कार्य हो सकता है, परिवहन से संबंधित कार्य हो सकता है, वो सब किसके अंदर आते हैं? ऐसी जो जनसंख्या है, ऐसे जो कार्य करने वाले लोगों को किसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं? नगरीय जनसंख्या के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु और लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास स्तर अलग अलग होते हैं। ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहां पर लिंगानुपात भी अलग होता है, इसका संगठन भी अलग होता है, व्यवसायिक संरचना भी अलग होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है जनसंख्या किस प्रकार करेगी? कृषि और प्राकृतिक क्रियाकलाप करेगी, जबकि शहरी जनसंख्या किस प्रकार करेगी? उद्योग और अन्य प्रकार की सेवाओं से संबंधित कार्य करेगी। इसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जो है वो नगरों में निवास करता है और विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, जो ग्रामीण वृद्धि से कितनी है? 3 गुना ज्यादा है। इसके बाद नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।